नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बड़ी खबर जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, चर्चा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इतना जटिल टॉपिक है कि ये समझ में भी नहीं आता। वो टॉपिक है इंडिया की न्यूक पॉलिसी का, यानी कि जो परमाणु नीति है, न्यूक्लियर पॉलिसी, वो मोदी जी बदलने जा रहे हैं। मोदी जी ने अभी हाल में ही अनाउंस किया, 28 नवंबर को उन्होंने अनाउंस किया कि जो भारत का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है, अभी तक जो कि सरकार के पास होता था, उसको वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलेंगे। यानी कि अब उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी, जो अभी तक सरकार के पास होती थी, और इस हद तक कि उसमें राज्य की सरकारें भी शिरकत नहीं कर सकती थी, उनको भी अनुमति नहीं मिली हुई थी। तो अब मोदी जी ने यह अनाउंसमेंट बड़ा किया है कि इसको लेकर अब हम प्राइवेट सेक्टर में एंटर करेंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनके लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर खुल जाएगा। अब निर्मला सीतारमन ने इसका अनाउंसमेंट पहले किया था, मोदी जी ने अभी किया, और अदानी तुरंत कूद पड़े कि वो इस सेक्टर में घुसना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसको घुसने के लिए पार्लियामेंट का जो लॉ है उसको चेंज किया जाएगा, जो एटॉमिक एनर्जी लॉ है उसको कैसे चेंज करेंगे। लेकिन इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, आज ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी देश की सरकारें बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने बहुत रेयरली इसको शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला हो, या कहीं ज्यादातर देशों में तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला नहीं है। लेकिन मोदी जी को ऐसा कौन सा इंसेंटिव दिख रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीज इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलेंगे और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। आज इस पूरे पेचीदे मसले को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका नफा, इसका नुकसान, दोनों पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनाउंसमेंट तो बजट के टाइम निर्मला सीतारमन ने किया था, लेकिन अब मोदी जी इसको ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इसको ओपन अप करेंगे। इसके क्या मायने हैं सर जी? नीलू जी, देखिए, जब भी कोई सडन एक्शन आता है तो उसके पीछे काफी सारे मुद्दे लगे हुए होते हैं। आप इसका सिंक्रोनाइजेशन देखिए कि जुलाई में बजट में हिंट दिया था सीतारमन ने कि हम लोग जो इंडिया का न्यूक्लियर एक्ट है 1962 उसको अमेंड करेंगे। अब वो किसी के साथ टाइड अप था कि यूएस का जो न्यूक्लियर एक्ट है 1954 का, उसमें एक आर्टिकल 123 है जिसमें यूरेनियम ओनली दोज कंट्रीज कैन बाय जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में वो एश्योरेंस देंगे आर्टिकल 123 में कि वी विल यूज ओनली फॉर सिविल पर्पस। हम लोग पावर जनरेशन के अलावा उसको एनरिचमेंट करके एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हम लोगों ने 2007-8 में की, और उसके बाद हमको यूरेनियम मिलने लगा। हमारे पास 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और 22 रिएक्टर्स हैं, हम लोग पावर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द रीजंस अननोन कि हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी में टोटल रिक्वायरमेंट का ओनली 3% हम पावर जनरेट कर रहे हैं। क्यों? नोबडी नोज। हालांकि ज्यादातर कंट्रीज, अमेरिका 47% पे आ गया है, चाइना 25% पे आ गया है, ऑल दोज कंट्रीज हैव शिफ्टेड टू अ क्लियर एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे। तो ये नहीं होने से आप देखिए कि हमारा जो एक्ट था 62 का, उसमें ओनली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेवलप द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उसमें स्टेट को भी पावर नहीं था, प्राइवेट तो भूल ही जाओ। अब ये मॉडल आप क्या लेके आए हो कि अमेरिका के अंदर जो ये वहां पे हमको कुछ भी साइन करवाते हैं, लेकिन अमेरिका में 3 प्राइवेट कंपनीज है जो पावर बना रही है न्यूक्लियर का। यूएसए में एक है टेरा पावर विच इज ओन्ड बाय बिल गेट्स, और एक कंपनी जो है वो आपकी इज ओन्ड बाय एलन मस्क। तो ये जो देखिए एक जो कंपनी है उसमें 50% इन्वेस्टमेंट अमेजोन का है। बाकी कहीं पर भी दुनिया में प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट अलाउड। इफ दे आर अलाउड तो उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसका ऑपरेशनल पार्ट हमेशा गवर्नमेंट के पास रहता है। अभी आउट ऑफ द ब्लू पीएम ने बोल दिया, उसमें उन्होंने बता भी दिया था इंटेंशन कि हम लोग जो न्यूक्लियर एक्ट है 1962 उसको हम लोग अमेंड करेंगे। अमेंड क्या करेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स विल बी अलाउड टू कम इन। अब उसमें जो आप बोल रहे हैं कि भाई वो सडनली अडानी विल एंटर, जो ये रिएक्ट आया उसका मैंने आपको भेजा कि एक हफ्ते से रिलायंस पावर के शेयर गिर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट मार्केट इन्फ्लुएंसर का भी काम करती है
कि उसको कैसे उठाना है। वो 1% के आसपास जो गिरा था हफ्ते भर में, उसको रिकवर करने के लिए ये दे दिया, नहीं तो दिस वाज नॉट अ न्यू न्यूज। आप जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो 2000 मेगावाट का हम लोग पावर बना रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसमें काफी लंबे टाइम से उसके कंपोनेंट्स में हमारे पास 3 मास्टर कंपनीज थी, एलएनटी थी, बेल थी, एनटीपीसी थी। ये कंपनियां ऑलरेडी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का सामान बना के बेच रही हैं और ये इनको दे भी रही हैं। तो लेकिन इसमें अभी जो इंटरेस्टेड प्लेयर आए हैं उसमें रिलायंस है, टाटा पावर है, अडानी पावर, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदाल एनर्जी। अब जेएसडब्ल्यू जिंदाल जो आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि जो लोग बहुत ज्यादा पावर यूज करते हैं उनको ये लोग कैप्टिव पावर प्लांट बना देने के लिए, परमिशन देने के लिए ऐसे ये बैकडोर प्राइवेट एंट्रियां शुरू कर रहे हैं कि वो अपना पावर बनाएंगे, अपने लिए यूज करेंगे, तो वो आर्टिकल 123 का वायोलेशन भी नहीं होगा और इट कैन बी प्रूव। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जो है पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गया है। उसमें सबसे पहले जो किसी ने बनाया था दैट वाज अर्जेंटीना। उसने 2004 में ये शुरू किया था, 2014 में जाके उसका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वर्केबल हुआ है और वो भी आई थिंक अर्ली अबाउट 100 मेगावाट के आसपास वो कर पाया। अब उसके बाद सारे रेस में है, तो उसमें कनाडा इज देयर, चाइना, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, यूके, यूएसए सारे इसमें लगे हुए हैं। तो सब अभी ये बड़ा पावर प्लांट का क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज जो हमने अभी ईरान में देखा कि अगर आपका बहुत ही बड़ा कैप्टिव पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है, तो वो विजिबल होता है, वो जमीन के ऊपर होता है। इसमें फॉर ए सोशल सिक्योरिटी अभी ये सोचते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगर जमीन के अंदर डाला जाए, उसमें अगर कोई पॉलिफिलेशन भी होता है तो उसका रेडियो एक्टिव जो ज्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। सो दे आर लुकिंग फ्रॉम दिस सेफर एंगल। तो इसको करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। तो आप इसको अभी से अनाउंस कर रहे हो, दैट इज ओनली फॉर अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें ऑलरेडी आपके पास इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, आपके पास प्लेयर्स हैं। अब पैसा गवर्नमेंट को नहीं डालना है, इसलिए ये इनकलकेट कर रहे हैं इन प्राइवेटों को काम डालने के लिए। अब जब आप इनको डालोगे तो इसकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि हमने एक्ट अमेंड किया है, लेकिन उसका जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लेकिन एक चीज और भी है गिरीश जी, जो खबर है और क्योंकि कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू है और ये बताया जा रहा है कि जो एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 है उसको इस विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये जो बिल है ये पहला मेजर अमेंडमेंट है जो भारत में जो न्यूक्लियर लॉज बने हुए हैं, परमाणु कानून है जो 1962 के समय से है, तो उसमें ये पहला मेजर अमेंडमेंट होगा ताकि भारत का जो न्यूक्लियर फुटप्रिंट है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। और खाली दर्शकों की पर्सपेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि अभी भारत में 23 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि स्टेट ओन्ड हैं और स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही चलाती है। और जो टोटल इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी जो देश की है वो इस समय 8.8 गीगावाट है, जिसको कि मोदी जी ने ये कहा है कि बिल आ जाएगी, हम चेंजेस ले आएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ जाएगा, तो इसको 2047 तक 100 गीगावाट करने की बात कही गई है। तो अब मेरा सवाल ये है गिरीश जी आपसे कि ये जो विंटर सेशन में जो बिल आएगा, क्या इस बिल के अमेंडमेंट के जरिए सारे ये प्राइवेट प्लेयर्स, चाहे वो अदानी हो चाहे जितनों के आपने नाम बताए, अब इनके लिए ये एक खुला मैदान होगा कि आइए और अब आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाइए? देखिए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है तो उनका एक सीधा सा फंडा है कि वो सब पे सुपरविजन करते हैं। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट निकाला था कि FOAK द फर्स्ट ऑफ अ काइंड डिजास्टर क्या हो सकता है, उस पर कोई स्टडी नहीं है। तो आप समझ लो कि आप कुछ भी करोगे, लेकिन IAEA तो अगर सोचेगा तो आप उसको रोकेगा। इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया कि बैकडोर जो अरेंजमेंट हो रहा है कि ये जितने भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की कंपनियां ने जिन्होंने अपना विलिंगनेस दिखाया, दे विल ऑल बी यूजिंग द पावर एज ए कैप्टिव पावर प्लांट। वो अपने सिवा किसी को ना बेचेंगे ना कुछ करेंगे। तो उसमें कॉस्ट कम होगा, तो फिर वो कॉस्ट कम होगा तो उसका एडवांटेज किसको होगा? उस पर कोई पेपर नहीं है। ये तो सिर्फ आर्टिकल 123 को कैसे डाइल्यूट करना है। आपको यूरेनियम तो अभी मिलेगा क्योंकि यू आर सिग्नेटरी टू दैट, लेकिन वो यूरेनियम मिलने के बाद आपको जो गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई इसको और कोई प्राइवेट यूज नहीं करेगा, उसके लिए आपको खुद का एक्ट अमेंड करना है, जो इस सेशन में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्लेयर्स जो आ रहे हैं और इन्होंने ये ग्राउंड सेट करा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी जब तक सिक्योरिटी एंगल्स और सब डिसाइड नहीं हो जाते हैं,
आप डालोगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूं कि हाउ सीरियस इज दिस। ये तो सब ठीक है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, क्लीन एनर्जी हो जाएगा, सब होगा। आप देखिए 2005 में एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम के उसमें एक रिपोर्ट सबमिट होता है कि 2004 में जो सुनामी आया था उसमें सोमालिया के बाहर काफी कंटेनर्स सोमालिया के ये शोर पे पहुंच गए थे। वो पहुंचने के बाद वहां उस गांव के आदमी मरने लगे। वहां के एक डॉक्टर विसल ब्लोअर जो था उसने बताया कि भाई इसमें तो ये कोई यूरोपियन कंपनी ने इटालियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि इसका वेस्ट है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप न्यूक्लियर जो वेस्ट आता है उसको आप क्या करोगे? तो वो कहीं डंप करने की बजाय उसने कंटेनर्स में डाल के सोमालिया के बाहर गिरा दिए थे, जो अनफॉर्चुनेटली सुनामी की वजह से वो शोर पे आ गया, तो आपको पता चला। अब ये एक बहुत बड़ा नया इश्यू हो गया है कि आप इसको जब तक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट का पूरा प्लानिंग नहीं बताओगे तब तक ये आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ये आप पे रोक लग जाएगी। तो ये सिर्फ बिल देने से नहीं हो जाएगा, यू विल हैव टू गिव ऑल द ग्राउंड्स कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट की सिक्योरिटी आपके पास क्या है, आप उसको कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहां पे एनवायरमेंटल नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो थिंग्स हैं, लेकिन अभी ये बता देना, क्योंकि हमने बोल दिया कि हमारा 100 गीगावाट का जो प्रोग्राम है 2047 का, उसका ये एक प्रमोशनल एक आर्टिकल हो सकता है। प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी फार फेस्ट टू थिंक। जी, इसका नुकसान क्या होगा? क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, इसी वजह से इसको प्राइवेट प्लेयर्स को अभी तक नहीं दिया गया था। तो एक ये भी चीज है कि इसका नुकसान क्या हो सकता है, कि क्या अदानी कितने प्रोफिशिएंट होंगे इस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हैंडल करने में, ये भी तो सारी बातें हैं। अदानी ही क्यों, उसमें और भी प्लेयर्स हैं, कितने प्रोफिशिएंट हैं, कैसे ये लोग एंट्री करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, इससे कोई डिजास्टर का डर होगा, उन सारी चीजों को कैसे अवॉइड किया जाएगा? तो उसका जो फ्लिप साइड है वो भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसका नुकसान क्या हो सकता है सर। नहीं देखिए, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये तो मोदी जी का पहला 2014 का डायलॉग था। आप प्रैक्टिकली हम इतना ही सवाल पूछ सकते हैं कि भाई जब इतने सालों से एल&टी इंडिया, BHEL, NTPC और BARC ये सारे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो आपने इन्हीं को पैसा देके क्यों नहीं प्रमोट करा के वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना के हिंदुस्तान में सबको दें? तो ये क्लियर कट हो गया कि यू वांट प्राइवेट पीपल टू कम इन, वो ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन में चलेगी उनका सारा ओपन होगा। आई डोंट वांट टू शो कि हमारे दोस्त लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। और वी हैव सीन दैट इन रशियन इंपोर्ट ऑयल। तो ये धीरे से जो ये सिस्टम कर रहे हैं प्राइवेटाइज करने की, और जो चीज आपसे नहीं चलती है उसको आप उल्टा कर रहे हो। एयर इंडिया आपसे नहीं चल रही थी तो आपने टाटा के गले में डाल दिया। तो इनकी जो पॉलिसी है सीधी सी है कि आप बिल्कुल, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग सब कमाइए खाइए और हमको दीजिए और हम लोग बैठ के यहाँ पे रूल करेंगे। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो दैट मीन्स यू आर सिटिंग ऑन द मनी ऑफ द मल्टी मिलियनर्स। जैसे कुछ जूस कंपनी अमेरिका पूरी चला रही है, दे डिसाइड कि प्रेसिडेंट कौन होगा, कौन गवर्नमेंट चलाएगा, वी आर गोइंग ऑन दैट मॉडल। तो ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हम अमेरिका से लेके आए कि वहां पे एलन मस्क, ब्लैक रॉक, ये लोग जब सब इन्वॉल्व है न्यूक्लियर में, तो हमारे यहाँ पे ये सब जो बड़े बड़े बैठे हैं सो कॉल्ड इंडियन ब्लैक रॉक्स और ग्लेनमार्क, दे शुड आल्सो गेट इनटू दिस बिजनेस। इसी के लिए सारी हड़बड़ी में बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शंस आ रहे हैं। जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या इतनी आसानी से ये जो एटॉमिक एनर्जी बिल है 2025 का जो अभी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये बड़ी आसानी से क्या ऑपोजिशन इसको पास होने देगा? हालांकि इनके पास नंबर्स तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस विंटर सेशन में पास हो जाएगा? नहीं देखिए, जब तक नेशनल डेवलपमेंट की बात है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आर सेफ एंड वो क्लीन पावर देंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में तो न्यूक्लियर बड़े पावर प्लांट डाल नहीं सकते हो। ऑपोजिशन वो उसको नहीं बोलेगा, लेकिन उसके जो सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव्स है वो मांगे बगैर उसको बिल पास करना, ये एक हैजार्डस थिंग हो सकता है। हमने पास्ट में देखा है कि न्यूक्लियर वेस्ट तो जब डंपिंग आप करते हो तो आप कहाँ डंपिंग करोगे, आपके पास कहाँ ग्राउंड है। आज झारखंड और आंध्र प्रदेश में जहां से यूरेनियम निकल रहा है और जो थोड़ा बहुत हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है और उसमें जो हम ये इनको दे रहे हैं BRC को और इनको, तो वहां पर भी आप देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज तो हैं, वहां पे पब्लिक की हेल्थ भी खराब हो रही। तो ये ऑब्वियस होगा कि ऑपोजिशन इस चीज की चिंता करेगा कि भाई आप इसका डिस्पोजल और एक्सकवेशन कैसे करोगे। लेकिन द अदर स्टोरी ऑपोजिशन शुड पिक अप इज कि सबसे ज्यादा दुनिया में थोरियम हमारे पास है, वी हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम,
और वो थोरियम को कन्वर्ट करते हो जब आप यूरेनियम में, तो उसका इतना सेफ प्रोसेस है कि उससे बम नहीं बन सकता है, दैट इज गारंटीड। और उसका जो थोरियम का वेस्ट है दैट इज रीयूजेबल। तो व्हाई आर वी नॉट गोइंग इनटू दैट? थोरियम हमारे पास है और थोरियम एनरिचमेंट की प्रोसीजर चाइना ने बना ली, और हियर वी मिस द बास क्योंकि हमारी चाइना से दुश्मनी, हमको लाल आंख दिखानी, वी डिड नॉट बाय दैट प्रोसीजर फ्रॉम दैट। हम rather than getting in the private players, हम थोरियम enrichment प्रोग्राम पर हमने क्यों नहीं काम yes. मोदी सरकार ने सोचा? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं, इसमें देखिए अमेरिका का जो मोनोपोली होल्ड करना था, इफ वी गेट इनटू बैक हिस्ट्री बहुत लंबा हो जाएगा, कि थोरियम को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाने वाले डॉक्टर होमी भाभा थे। ही वाज एन एटॉमिक मास्टर। उसने ओरिजिनल प्रोग्राम ही थोरियम का किया था, लेकिन एक एलिट क्लब में उनसे गलती से बोला गया कि अगर मैं थोरियम एनरिच करके मेरे को अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो मैं 20 साल के अंदर हिंदुस्तान के गांव-गांव में लाइट पहुंचा दूंगा। ये जो मैसेज गया उसमें आप 6 महीने के डिफरेंस में देखिए दोनों का मर्डर हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हु सैंक्शनड द मनी एंड बाबा हु वाज गोइंग टू कन्वर्ट थोरियम इनटू यूरेनियम एंड प्रोड्यूस पावर फॉर इंडिया। अब उसके बाद ये डर के माहौल में खड़ा हो गया यूरेनियम। आप देखिए यूरेनियम के मामले में अमेरिका सबको दबा रहा है। चाइना एंड रशिया हैड द मटेरियल, तो वो यूरेनियम से सेल्फ सफिशिएंट हुए। तो हमारे पास थोरियम था, हम लोगों को ये मेहनत करने की जरूरत थी कि हम लोग थोरियम से ही यूरेनियम एनरिच करके हम अपने पावर प्लांट बना लेते जो हमको सस्ता पड़ता। तो आई थिंक वी डोंट हैव दैट पॉलिसी। या हमको ज्यादा डर है अमेरिका का, या हम लोग अपने, ऐसा नहीं कि हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। वी हैव गॉट एक्सीलेंट पीपल इनटू न्यूक्लियर फील्ड। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। तो वो हमारा पॉलिसी क्या है और हमको क्या करना है, वो जब तक हम लोग क्लियर नहीं रहेंगे तो दिस थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग। जी बिल्कुल। मैं भी एक बड़ा कंसर्निंग सा ट्वीट है प्रशांत भूषण का, उसको मैं दिखाना चाहती हूँ आपके स्क्रीन पर। और प्रशांत भूषण ने ये लिखा था कि एट अ टाइम व्हेन, सागर अगर आप बैक स्टेज में हैं उस ट्वीट को प्ले कर दें ताकि गिरीश जी भी देख लेंगे उस ट्वीट को। उन्होंने ये लिखा है कि एट अ टाइम व्हेन द वेस्ट इज विथड्रॉइंग from nuclear energy due to catastrophic risks, as we saw after Chernobyl, Fukushima, our government pushes for private sector is in dangerous nuclear energy and even exempts them from liability in case of accidents due to defects in equipment. अब हालांकि ये पुराना ट्वीट है, 19 नवंबर का ये ट्वीट है, लेकिन इस ट्वीट में एक चिंता भी है। सबसे बड़ी चिंता क्या है आपके हिसाब से? उसको प्ले करेंगे। सागर, इफ यू आर देयर इन बैक स्टेज, आप उसको अच्छा ठीक है, वो थोड़ी देर में इसको डाउनलोड करके वो ट्वीट करेंगे, लेकिन चिंता का विषय क्या है उसको प्ले करते हैं अभी थोड़ी देर में ट्वीट। जी नीलू जी, देखिए चेरनोबिल के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह बोला गया था कि सिविल लायबिलिटी था। सिविल लायबिलिटी किसका था? कि जिसने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर दिया है, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी लायबिलिटी होगी, विच अमेरिका वाज प्रेशराइजिंग एवरीबॉडी कि वो लायबिलिटी एक्ट तो आप निकाल दो। उसी की वजह से हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे। तो क्या हम लोग उस पर भी अब वर्क करेंगे कि हम लोग सिविल लाइबिलिटी जो चला रहा है उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेंगे? तो वो गवर्नमेंट चला रही है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो मान लीजिए कि अदानी एंटर करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में। अब मान लीजिए कोई मिसहैप हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो क्या लाइबिलिटी अदानी पर डाली जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर अदानी बच के निकल जाएंगे जैसे हमेशा निकल जाते हैं? नहीं, ये तो पिक पॉकेटिंग वाला मामला है। आप देखिए जो राजस्थान में हुआ कि कोयला तो उनको देना था राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, बाद में पैसा उन्होंने ले लिया। यहाँ पे ये जो गिरीश जी 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि ये ट्वीट आ गया है, इसको देख लेते हैं। At a time when the West is withdrawing from nuclear energy due to catastrophic risks, as we saw after Chernobyl and Fukushima, our government pushes for private sector in dangerous nuclear energy and even exempts them from liability in case of accidents due to defects in equipment. जी गिरीश जी बोलिए। मैं उसी को बता रहा था, ये एक ओल्ड एम्बिग्यूटी है। आपने सिविल लायबिलिटी ये बोला था कि जो आपको सप्लाई करेगा वो होगा। अब सप्लाई तो आप ये देखिए चलाएगा तो एनसीपी एनटीपीसी ही, उसको तो चलाएगा गवर्नमेंट। मतलब कल अगर कुछ डिजास्टर होता है तो ही विल ओनली बी होल्डिंग कि वो तो अपना खाली आपको प्लांट बना के देगा, वो चलाएगा गवर्नमेंट। तो कल अगर कोई डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी। और या बाहर से भी माल मंगाते हो तो ये गले में फटड़ा तो अपने दोस्तों का डालना ही नहीं चाहते। इसका ऑपरेशन पार्ट जो है दैट विल नॉट बी विद अडानी और रिलायंस और टाटा समबडी। वो सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे और गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे और वो चलाएंगे। हाँ,
और इसीलिए उन्होंने ये सेफ गार्ड रखा है कि कैप्टिव पावर प्लांट है, वो खुद ही बनाएंगे, खुद ही यूज करेंगे। ये लॉन्ग रन का उन्होंने सेफ्टी देख रखा है। तो सिविल लायबिलिटी अगर आप चेंज भी करते हो तो ये होगा कि जो चला रहा है पैसे देगा, तो या तो आपका बीआरसी देगा या आपको एनटीपीसी देगा, जो चला रहा है वो अगर डिजास्टर हुआ तो वो देगा। वो अपोजिशन इसी चीज को पकड़ के रखेगा कि भाई पहले सेफ गार्ड्स आप बताइए, क्योंकि अमेरिका में भी अभी एफओए पे अभी पूरा वर्क नहीं किया है। भाई फर्स्ट डिजास्टर होगा तो उसका क्या होना है, उस पर उनके पास भी अभी कोई व्हाइट पेपर नहीं है। तो थिंग्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, लेकिन फॉर मार्केटिंग के 2047 तक इंडिया 100 गीगावाट बना लेगा। दिस इज अ ड्रीम विच इज गेटिंग सोल्ड। जी नहीं, तो ये एक नया सपना मोदी जी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में हम समझे कि एक बड़ा एनर्जी रिफॉर्म है? क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनीज है उनके लिए खोलकर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मोदी जी एनर्जी के क्षेत्र में ला रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक एनर्जी के फील्ड में मोदी जी करने जा रहे हैं? नहीं, बाप ने तो कुछ कमाया नहीं, बेटा कमा के देगा, ये तो सपना ही हुआ ना। क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में कितने हमारे पास रिएक्टर्स हैं, 27। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है 7, उसमें एक महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, एक गुजरात में, 2 तमिलनाडु में, यूपी में और राजस्थान में। अब इनकी खुद की कैपेसिटी है कि आप अगर चाहते तो अभी तक 50% आप पावर न्यूक्लियर पर शिफ्ट कर सकते थे। यू आर ओनली सप्लाइंग 3% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। क्यों आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो? जो ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को आप एनहांस करिए। बाय साइड आप थोरियम कन्वर्जन का भी प्रोसेस शुरू करिए, जो बहुत बड़ा नहीं है, वो डिफिकल्ट चीज है, लेकिन अभी ऑलरेडी व्हेन चाइना सक्सेसफुली डन इट, तो आप उनसे वो लेके आप यहाँ पे शुरू करिए। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसी को हम यूटिलाइज करेंगे, तब जाके आपको आगे बढ़ना है तो दैट विल बी अ चीपर प्रोसेस। तो ये जो डर है वो सही है। डर इसी बात का है कि ये जो ट्रेजेडी होती है अगर, तो उसके पास आपके पास क्या एंटीडोट है, वो जब तक गवर्नमेंट ओपन करके नहीं बताएगी। और मैं समझता हूं अभी तो अमेरिका भी उस पर वर्कआउट कर रहा है। वी विल हैव नो आंसर टू दैट, तो ये फचड़े में जाएगा। जी लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क या गैम्बल नहीं है? मैं एक ट्विटर हैंडल पर देख रही थी, उन्होंने लिखा कि न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ बिलियनेयर्स टॉय, यानी कि ये बिलियनेयर के हाथ में खिलौना नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरीके से लोगों ने लिखा। और ये भी बेचा जा रहा है कि भाई ये इंडिया का एक लीडरशिप रोल में आ जाएगा, जहां तक ऊर्जा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का सवाल है। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा लाइट शेड करें कि पहली बात तो क्या ये अब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है? जी गिरीश जी। देखिए, बोलने को तो हम कुछ भी बोलेंगे। 2014 में हमने बोला था कि फार्मा में हम लोग 100% एपीआई बनाना शुरू करेंगे और विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना, जो आज भी आप 60% चाइना से ला रहे हो। तो बोल देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो अगर वो जो ही बोला, वहां पे अगर कुछ चोरी हो गई, अगर कुछ गड़बड़ हो गया, या वहां से कुछ प्रोलिफरेशन हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी है के लिए आप एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन करोगे कि नहीं करोगे? आप सिर्फ आपने बोल दिया कि हम इसको रिलैक्स करने जा रहे हैं, लेकिन रिलैक्स कैन नॉट बी डन। आपको उसको डिस्कस करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। एक्सपर्ट्स विल हैव टू गिव देयर व्यूज। और ये जैसे आप बोल रहे हो कि छोटे छोटे अगर आपके मॉड्यूलर रिएक्टर्स जहां जहां पे बनते हैं वहां पे उसका लोकेशन क्या है, वेदर इट इज समवेयर नियर द वनरेबल बॉर्डर्स की क्या है, वहां से अगर कुछ अटैक होता है तो आप क्या करोगे? इन्होंने एक लूज जवाब दिया था कि भाई जैसे बड़े थर्मल पावर्स है वो अबव द ग्राउंड होते हैं, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ग्राउंड के अंदर डालेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर लीक में एक ही प्रोसीजर होता है कि आप फटाफट से उसको सीमेंट से बंद कर दो। तो अगर रेडियो एक्टिव रोकना है तो आपको फटाफट वहां से सीमेंट डाल के उस प्लांट को पूरा ढक देना पड़ता है। तो ये एक गैम्बलिंग कर रहे हैं बता के कि हम लोग उसको ग्राउंड के अंदर बनाने की परमिशन देंगे ताकि अगर कुछ होता है तो ढक देंगे। ये दोनों तरफ बातें चल रही है, लेकिन अगर वो ढकने के पहले अगर कुछ प्रोलिफरेशन होता है और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल जाता है तो आप उसमें चेरनोबिल की तरह आप कैसे वहां पे उसको रिएक्ट करोगे? व्हाट इज योर अरेंजमेंट? ये सब आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये मार्केटिंग सेटअप के अलावा कुछ नहीं लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट वेरी सीरियस ऑन रियली कन्वर्टिंग थोरियम इनटू यूरेनियम। यार, और यूरेनियम आपके पास है नहीं, यू हैव लिटिल बिट ऑफ इट इन झारखंड। एंड तो झारखंड में अगर प्लांट डाल रहे हैं अडानी जी, तो ये लॉन्ग थॉट हो सकता है कि झारखंड में यूरेनियम है तो वहां पे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डालेंगे उसका माल वहां से उनको मिलेगा। दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी लुकिंग एट द प्रेजेंट स्टोरीज। जी गिरीश जी, एक चीज और समझ में लोग जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मोदी जी ने केवल और केवल अदानी का फायदा होगा, भारत का इसमें फायदा नहीं है, अदानी का ही फायदा होगा, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। इस पर क्या कहेंगे?
देखिए प्राइवेट प्लेयर्स जहां पर भी आएंगे वहां तो कॉस्ट बड़ी होने वाली है, यू विल हैव नो कंट्रोल ऑन दैट, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को तो प्रॉफिट मार्जिन पे भी एक स्टॉप होता है, दे कैन नॉट गेन मोर देन 16%, ऐसा कुछ वो सब रूल्स चलते रहते हैं। और उनको तो बाकायदा दे विल हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट का तो सीएजी भी रिपोर्ट करेगा। प्राइवेट हो गया तो आज आपको पता है रिलायंस का क्या प्रॉफिट है, अडानी का क्या प्रॉफिट है, पोर्ट से क्या इनकम है, कैसे इनकम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो दे डेलिबरेटली वांट टू एंटर इनटू, और उसके लिए देखिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां करी, जिसमें उन्होंने अभी आपके लेबर लॉज को अमेंड कर दिया है। तो उन्होंने सारी तैयारियां इनके लिए कर ली है, लेकिन अनलेस दैट सीरियस क्वेश्चंस आर आंसर्ड, और ये नहीं होगा कि आज अगर मॉड्यूलर रिएक्टर की आपने परमिशन दे दी तो कल वो रेकड़ी पे ले आके कोई अडानी जी रिएक्शन कर, दिस विल टेक 10 to 12 years, सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो लेकिन ये अभी जो कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग के अलावा कोई बड़ा एडवांटेज नहीं होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए 2047 तक भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा। किस किस तरीके का सपना बेचने की कोशिश की जा रही है कि भारत इंडिया नीड्स 1 लाख मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बट जनरेट्स ओनली 8180 megawatts. So Modi has now decided to privatize the nuclear power to triple India's output by 2031. सर क्या ये पॉसिबल है या फिर से एक ये जुमलेबाजी न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मोदी जी के पास अब कोई चीज बेचने के लिए और बताने के लिए लोगों को है नहीं, इसलिए अब उन्होंने नया जुमला खड़ा कर दिया है जी। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि अर्जेंटीना ने ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 2004 में शुरू किया था, 2014 में वो अभी आया है वर्केबल पोजीशन में। अभी सबसे पावरफुल आप इसमें ही देख लीजिए, यूके में रोल्स रॉयस ने ये मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए थे, उसका 2030 का टारगेट है 470 मेगावाट। आप 100 की बात कर रहे हो, ये तो अभी 30 में तो यूके नहीं पहुंचा है, जिसको रोल्स रॉय हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ भी फिगर्स दे देने थे, क्योंकि पीपल डू नॉट नो कि भाई वर्ल्ड में किसकी क्या कैपेसिटी, और कोई भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200 या 300 मेगावाट से ज्यादा का नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करते हो? बिल्कुल सर, लेकिन एक लेमैन जो कॉमन आदमी है और जो आज अदानी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्रिटिसाइज करता है कि भाई वो भले वो कहे कि हमने कंप्लायंस कर लिया लेकिन हर चीज सब स्टैंडर्ड ही साबित होती है, तो लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि भाई वेक अप इंडिया, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, एटॉमिक एनर्जी इन द हैंड्स ऑफ अदानी, इट्स अ थ्रेट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इसको आप इस पर क्या कहेंगे सर? पहले तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इनका पार्टिसिपेशन किस हद तक है। दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गवर्नमेंट अपने हाथ के सिवा किसी को देती नहीं। हाँ, वो प्राइवेट पार्टी उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके प्रोक्योरमेंट आपको प्राइवेट पार्टी। अभी भी आप देखिए कि जितने लोग इसका सामान बना रहे हैं उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी, एक एलएनटी को आप छोड़ दो, क्योंकि एलएनटी की उसमें स्टील की मास्टरी है, तो एलएनटी है। बाकी तो आप देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन है, या बीआरसी, ये सारी की सारी गवर्नमेंट फर्म्स है। तो जब ऑलरेडी वो सामान बना रही है, तो वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इतना ही देश की पड़ी है कि आपको देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो इनकलकेट दीज पीपल, आप उनकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, आप वहां से आदमी मंगाइए और वो करेंगे काम। लेकिन आपने डेलिबरेटली इन लोगों को क्यों उसमें इन्वॉल्व किया है, उसका इंटेंशन क्लियर समझ में भी आता है, और कौन फायदा उठाएगा ये भी समझ में आ रहा है जी। नहीं, लेकिन क्या वो स्थिति आएगी कि अदानी एटम बॉम्ब बनाने लगेंगे? क्योंकि कई लोग, अब कॉमन मैन के दिमाग में ये चीजें आती हैं। एक ट्वीट भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राजू परलेकर का है। राजू परलेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है। आर यू लिसनिंग? एटम बॉम्ब अदानी, नरेंद्र मोदी led Department of Atomic Energy is working hard to facilitate Adani's entry in the nuclear energy sector. Nuclear energy is a subject on the reserved list, meaning it is not open to the private sector. However, Modi government introduced the nuclear energy mission for R&D of SAMIL energy reactors in the budget 2025. The requisite amendments in the Atomic Energy Act and Civil Liability of Nuclear डैमेज एक्ट विल फॉलो। अब वही है जो विंटर सेशन में एटॉमिक बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि एटॉमिक पावर जैसी चीज अदानी के हाथ में देने का मतलब क्या है? कहीं बंदर के हाथ में उस्तरा तो नहीं है सर? नहीं नीलू, देखिए वी कैन नॉट गिव सम रॉन्ग थिंग्स टू द पीपल हु वांट टू लिसन। यूरेनियम एनरिचमेंट में 99% एनरिचमेंट होने के बाद बम बन सकता है।
96, 97 पे वो आपका नॉर्मल एक सिविल एप्लीकेशंस के लिए ही काम आता है, और जैसे आप हाई एनरिचमेंट करते हो तो उसका कहीं से न्यूज लीक हो ही जाता है। आज ईरान भी तो उसी बात पे अड़ा हुआ है। ईरान के उनके अमेरिका के पास कोई प्रूफ नहीं था कि इन्होंने 99% उसको एनरिचमेंट किया जो बॉम्ब बना सकते। तो ये इतना इजी नहीं है वो कि भाई एटॉमिक को आप सीधा बॉम्ब से ही जोड़ देते हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। एटॉमिक एनर्जी 50 जगह पे काम आता है, वो आपको स्पेस में भी काम आता है, आपको मेडिकल एप्लीकेशन में भी काम आता है। तो व्हेन वी आर गोइंग इनटू दैट, लेकिन गिविंग दिस एनी पार्टिसिपेशन इनटू द प्राइवेट पीपल इनटू दिस हैंड्स इज ऑलवेज वनरेबल, क्योंकि गवर्नमेंट का आदमी होगा तो उस पर कुछ ना कुछ चेक होगा, या गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल कर सकती है, या उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। आप देखिए नॉर्थ कोरिया से कितने न्यूक्लियर एप्लीकेशन चोरी हुई, पाकिस्तान से कितने चोरी हुए, कितने न्यूक्लियर प्लांट्स बने। ईरान में भी बोला जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान से ले लिया, नॉर्थ कोरिया ने उसको हेल्प किया। अभी अफ्रीकन कंट्रीज में नॉर्थ कोरिया जाके हेल्प कर रहा है एटॉमिक पावर के लिए। तो ये जो कंफ्यूजन है उसमें ये रिस्क बिल्कुल जायज है कि भाई प्राइवेट पार्टी के हाथ में चलाएगी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के आदमियों को फोड़ देने में कितनी देर लगेगी, वो एक रिस्क फैक्टर एक्सपेक्ट जरूर आप कर सकते हो। जी, लेकिन सर सबसे ज्यादा बड़ा जो डर है सबके मन में कि हमने देखा था यूनियन कार्बाइड के डिजास्टर में क्या हुआ, कब कहीं ऐसा कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कॉम्पेंसेशन आप देखिए कि जब यूनियन कार्बाइड के केस में जब वो डिजास्टर हुआ तो सालों दशकों तक लोग कॉम्पेंसेशन के लिए जूझ रहे थे। यहाँ पर अगर एक और इस तरीके की कोई दुर्घटना हो गई तो मोदी जी कौन जिम्मेदारी लेगा? अदानी जिम्मेदारी लेंगे या मोदी जी लेंगे? यहाँ तो जुमलेबाजी करके अनाउंस कर देते हैं हम तो 10,000 रुपए महिलाओं को दे देंगे, चुनाव में 10,000 रुपए, वो भी चुनाव में नहीं दे पाए हैं। बिहार के नेवादा में कल महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनको वादा किया और नहीं दिए पैसे। तो ऐसे केस में अगर इतनी बड़ी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है जिसको कि सरकार समझ नहीं रही है? जी, नहीं, गवर्नमेंट लायबिलिटीज तो वैसे भी कौन निभा रहा है? आपने 80 करोड़ आदमियों को अनाज दिया, उसका रिकॉर्ड किसके पास है? आदमी महंगाई में मरा जा रहा है, इतने हल्ला गुल्ला कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ये जो वो पुलिस स्टेट बनाना कोशिश कर रहे हैं लाइक नॉर्थ कोरिया, अब पब्लिक के दिमाग में आ गया कि कोर्ट हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमारे साथ नहीं है, तो हम लोगों को भेड़ बकरी की तरह जीना। ये धीरे धीरे ये माइंड सेट करते चले जा रहे हैं, दे आर डेवलपिंग दिस, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये तो उनका इंटेंशन अब क्लियर समझ में ही आ रहा है कि दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग टू द पीपल। ये देयर इज, इंडिया इज नो मोर अ वेलफेयर स्टेट। तो आप जो ऑटोक्रेटिक वो एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसका ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये जो आप बता रहे हो, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट तो ये बड़े लोग अपने घर के लिए बना लेंगे, अपना वो माल बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कमाएंगे, लेकिन ये जो आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में आपका पब्लिक को हेल्प करने का कौन सा प्रोग्राम है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बट हु विल आस्क फॉर द व्हाइट पेपर? पार्लियामेंट तो चलना ही नहीं है, तो जॉब कौन देगा? सो उनको पता है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और ये जो हमने उसके सीरीज बताई कि वो तो जुलाई से तय हो गया था कि भाई हम लोग न्यूक्लियर पॉलिसी को रिलैक्स करेंगे, ये लोग क्लियर सब आ जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो है उनको आप इनकलकेट नहीं कर रहे हो। तो ये समझ लो कि भाई मित्रों को कमाने के लिए ये एक रास्ता नया खोल दिया गया है। रिस्क फैक्टर पब्लिक जाने या वर्ल्ड विल रिएक्ट टू दैट। जी, बिल्कुल, यानी कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो उनके मित्र अदानी साहब है या अदानी जैसे और भी कई प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अपनी कमाई करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सवाल बस चलते चलते, और वो मेरा आखिरी सवाल है सर, लोग यही बार बार सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज तो अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही की गई है, वरना मोदी जी के दिमाग में ये चीज नहीं आ सकती थी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मोदी जी के अनाउंसमेंट के पहले अदानी ने क्यों अनाउंसमेंट कर दिया? वो जैसे मैंने इनिशियली बताया ना कि ये तो इसमें एटॉमिक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, ये मार्केट इन्फ्लुएंस का फैक्टर था। जो अडानी पावर जो हमारे फेवरेट है, उनका 1% से शेयर एक हफ्ते में गिरा था। तो ये ऐसे अनाउंसमेंट तो उसी वक्त आते हैं जब आपको बूस्ट करना होता है, और हम लोग देख ही रहे हैं। जब होम मिनिस्टर बोल सकते हैं कि आप लोग शेयर लीजिए, 4 तारीख को डबल हो जाएंगे, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द एक्ट ऑफ सेबी, लेकिन चलता है सब। उनको कौन पूछ रहा है? दे आर फ्री टू टॉक टू एनीथिंग, वो दे आर फ्री टू टॉक एनी लूज थिंग्स। वो किसी को गालियां दे सकते हैं, वो किसी को मार सकते हैं, किसी को मार डाल सकते हैं। बट आपने कश्मीर में ही देख लिया अभी कि वो रिपोर्टर ने सिर्फ रिपोर्ट करा तो उधर उसके 3 माले का मकान तोड़ दिया। तो आई थिंक वी हैव जस्ट वेरी नियरिंग टू बिकम अ नॉर्थ कोरिया। अगर पब्लिक जाग के उसको रिएक्ट नहीं करती है, देन आई थिंक इट विल बी अगेन द बैड डेज। हम लोग ऑलरेडी अमेरिकन कॉलोनी तो बन चुके हैं। आपका सबसे ज्यादा डेटा का जो वर्ल्ड में मास्टर है ब्लैक रॉक, ही इज देयर विद जियो नाउ। लॉजिस्टिक्स पूरा जो है, जो ब्लैकस्टोन बनाता है दुनिया भर में, ही इज ऑलरेडी हियर।
एलन मस्क अभी आप देखिए सैमसंग की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अभी भी रिलायंस वाले बाप बेटे भी गए थे वहां पे सैमसंग पे मिलने के लिए। द रीजन इज कि अभी एलन मस्क को भी ये सैटेलाइट फोन दे देंगे ताकि डेटा आपके फोन से चला जाएगा, एलन मस्क विल बी द मास्टर, डेटा विल बी विद द रिलायंस, तो उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है पब्लिक को, दैट ऑल विल बी हेल्ड बाय दिस 5 to 7 कंपनीज, और आप उसी पोजीशन में धीरे धीरे जा रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा रिस्क है, एक बड़े खतरे के साथ मोदी जी खेलने जा रहे हैं अब। वी विल हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर ऐसे ही कार्टा ब्लांचा उनको अगर परमिशन दे ही दी जाती है, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, 5-10 साल में ऐसा नहीं होगा कि ये सब वहां बैठे होंगे, एनीथिंग कैन बी रिवर्स्ड। तो वो तो रिस्क तो है, लेकिन हाल फिलहाल तो इनका एडवांटेज ये बता रहा है कि भाई अभी ये कंपनियां बहुत ज्यादा कमाएंगी, करोड़ों कमाएंगी, और दिस विल हैपन जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।